गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार। इस अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालय में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। इस तरह से आज की महिलाओं की परिस्थिति हमारे सामने, हमारे आसपास नजर आती है। लेकिन 200 साल पहले क्या महिलाओं की परिस्थिति ऐसी ही थी या नहीं थी? यह जानने के लिए हम इस अध्याय का पहला भाग आज देख रहे हैं। आज की महिलाओं की स्थिति, 200 साल पहले वर्ण व्यवस्था का प्रभाव, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, राजा राम मोहन राय का परिचय, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने मुद्दा है आज की महिलाओं की परिस्थिति क्या है। बताना चाहूंगा, आज की लड़कियां जितनी आजाद है उतनी आजाद 200 साल पहले नहीं थी। इसका मतलब आज की लड़कियां स्कूल जा सकती है, विभिन्न प्रकार की नौकरियां कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी भी कर सकती है। विधवा है तो वह दोबारा शादी कर सकती है और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं वोट डाल सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। और सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग 200 साल पहले नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है और उसमें सुधारना क्यों हो गई है, महिलाओं को आज इतने अधिकार पुरुषों के बराबर कैसे मिलते हैं, यह भी हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो 200 साल पहले कैसी परिस्थिति थी? तो 200 साल पहले महिलाओं पर या लड़कियों पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां डाली जाती थी, जैसे कि कम उम्र में ही उनकी शादी की जाती थी, पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, विधवाओं को पति के चिता के साथ जलाया जाता था, जिसको हम सती प्रथा कहते हैं। तो सती प्रथा में पति के साथ, पति की मृत्यु होने के बाद पति की चिता पर उनको भी जलाया जाता था। संपत्ति पर, माँ बाप की संपत्ति जो होती है उस पर महिलाओं का अधिकार बहुत ही सीमित था या ना के बराबर था। और समाज में सभी महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, कुछ ही महिलाओं को इस प्रकार का अधिकार मिलता था। देश के बहुत सारे भागों में यह भी विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। इसका मतलब पढ़ी लिखी औरत के पति की मृत्यु जल्दी ही हो सकती थी। इस प्रकार की समझ थी, इस प्रकार का अंधविश्वास था और इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता था। चित्र में हम देख रहे हैं कि यह सती बालथाजर सॉल्विन इस चित्रकार द्वारा बनाया गया है 1813 में, और भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। अगला मुद्दा है वर्ण व्यवस्था का प्रभाव। अभी वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, उसके नीचे आते हैं क्षत्रिय, उसके नीचे आते हैं वैश्य और सबसे नीचे आते हैं शूद्र। तो इस प्रकार के 4 वर्ण हमको मालूम है। और ब्राह्मणों का काम होता है कि समाज में पुरोहित जैसा पाठ पूजा करना, पढ़ाना लोगों को, इस प्रकार के उनके व्यवहार होते थे। क्षत्रियों का राज्य की रक्षा करना, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये क्षत्रियों के कार्य होते थे। वैश्यों का काम होता था व्यापार करना, खेती करना,
और जो सबसे नीचे जो शूद्र होता था वो शूद्र इन ऊपर के तीनों वर्णों की, तीनों समुदायों की सेवा करना, मतलब उनके दायरे में ही रहना, उनकी सेवा करना, उनके लिए काम करना, इस प्रकार के शूद्र लोगों का काम होता था। तो उस जमाने में समाज जातियों में बटा हुआ था और ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के समझते थे, और इसके बाद जो व्यापार करने वाले महाजनी से जुड़े हुए जाति का स्थान था, जो जिसको हम वैश्य कहते थे। फिर उसके बाद काश्तकार आते थे, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, ये शूद्रों में गिने जाते थे। इस श्रेणी क्रम में सबसे नीचे जो होते थे वो शूद्र होते थे, और अछूत लोगों को मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध होता था। इतना ही नहीं, सवर्ण जातियों के लोग जिस कुएं का पानी निकालते थे उस कुएं का पानी अछूत या शूद्र लोगों को निकालने के लिए अनुमति नहीं होती थी। ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की भी छूट नहीं होती थी शूद्रों को। इस तरह से एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को शूद्र, अछूत समझा जाता था, उन्हें निम्न दर्जा का मनुष्य माना जाता था। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का प्रभाव होने के कारण समाज में इस प्रकार से कुछ श्रेणियां में समाज विभाजित हो गया था। जब इस प्रकार की मनुष्य ही मनुष्य को अछूत या शूद्र समझने लगा तो कुछ मानवतावादी लोगों को लगने लगा कि इस प्रकार की जो प्रथाएं होती है वह मानव जाति के लिए, इंसानियत के लिए बहुत ही घातक है या कलंक होता है, ऐसा उनको लगता था। 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यता से संबंधित बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलने लगा था। उसका कारण भी ये है कि पहली बार किताबें और अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। प्रिंटिंग प्रेस या लिखाई पढ़ाई होने लगी थी। बहुत सारी पत्रिकाएं लोग अपने अपने मर्जी से लिखने लगे थे। ये चीज़ें सस्ती थी और ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, और इसीलिए जो मानवतावादी विचार के लोग होते थे वो लेख लिखते थे और वह आम लोगों तक वो पहुंचा सकते थे। और संचार के ये नए तरीके विकसित हो रहे थे, जिससे किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हुए कोई भी मानवतावादी लेखक अपने विचार किसी भी दुनिया के कोने तक पहुंचा सकता था। तो इस प्रकार से संचार के तरीके बदल गए तो लोगों की सोच भी बदलने लगी। बहुत सारे लोग अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, वे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। और जब शहरीकरण भी शुरुआत हो गई तो नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होने लगी थी। और इस चर्चा के माध्यम से सही क्या है और उचित क्या है यह ठहराने का अधिकार भी लोगों को प्राप्त होने लगा था। और इस तरह से जिस प्रकार के सामाजिक कुरीति, सामाजिक चाली रीति जो समाज के लिए घातक थी, इंसानियत के लिए कलंक लगती थी, ऐसी रीति रिवाज, ऐसे चाली रीतियों को बंद करना चाहिए, इस प्रकार की भावना लोगों के मन में पैदा होने लगी थी। परिवर्तन की दिशा में कदम उठाने वाले सबसे पहले जो है वह है राजा राम मोहन राय, जिनका जीवन काल है 1772 से लेकर 1833। इनका परिचय करते हुए बताएंगे कि कलकत्ता में इन्होंने ब्राह्मो सभा की स्थापना की थी और समाज में परिवर्तन लाना और अन्याय पूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना वह जरूरी समझते थे, और इसीलिए वह एक आंदोलन छेड़ रहे थे। उनका कहना था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार रहे। इसका मतलब जो हम अभी तक पालन करते रहे हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए, और जो नया जीवन है जिससे सभी का भला हो सकता है या जिससे सभी में एक सकारात्मक सोच पैदा हो सकती है, इस प्रकार के जीवन के तरीके अपनाने चाहिए। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय लोगों को प्रेरित कर रहे थे। उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता मिलना चाहिए, इस पक्ष में भी उन्होंने समर्थन दिया था। उन्होंने इसके बारे में लिखा था कि जब उन्होंने भारतीय महिलाओं के बारे में या भारतीय समाज के बारे में अध्ययन किया तो उनको पता चला कि महिलाओं को जबरन घरेलू कामों
के लिए बांध कर रखा जाता है। इसका मतलब महिलाओं को चार दीवार के बाहर नहीं निकाला जाता या उनको अपने मन से काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। बाहर जाकर पढ़ने लिखने की भी उनको इजाज़त नहीं होती है और इसीलिए वह अनपढ़ रहती है, जो गुलामी की तरह उनको जीवन जीना पड़ता था। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने अध्ययन करते हुए अपनी सोच प्रकट की थी। कि राजा राम मोहन राय है, उनका चित्र है और यह चित्र रेम्ब्रांट पिल द्वारा बनाया गया था 1833 में। अगला मुद्दा है विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस प्रकार से और किसने की है। हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय विधवा औरतों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे और इसीलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। सती प्रथा में होता था कि किसी भी औरत जो शादीशुदा है, उसका पति अगर मर जाता है किसी भी कारण से, तो पत्नी को सती के तौर पर उसके चिता पर उसको जिंदा जलाया जाता था। इस प्रकार की वो प्रथा होती थी जो इंसान के लिए बिल्कुल कलंक होता था। और राजा राम मोहन राय भारतीय भाषाओं के जैसे संस्कृत है, फारसी है और अन्य यूरोपियन भाषा के भी अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से यह प्रथा चल रही थी और उस प्रथा में लोगों की भावना होती थी कि प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की अनुमति दी गई थी। लेकिन जब राजा राम मोहन राय ने इन सभी ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन किया तो उनको पता चला कि किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। और जब इस प्रकार की सोच लोगों तक उन्होंने पहुंचाया और उस वक्त देश में अंग्रेज राज था और अंग्रेज अफसर राजा राम मोहन राय के विचार को सही मानते थे और इसीलिए उनके विचार का समर्थन करते हुए और उनकी बात मानते हुए 1829 में भारत में सती प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार से विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। यहाँ हम चित्र देख रहे हैं, एक प्रथा परंपरा का एक हिस्सा था जिसमें कुंडों पर झूलने का एक त्योहार होता है और इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपने खाल में कुंडा भेद कर एक झूले, जैसे ये देख रहे, भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना भी की गई थी। समाज सुधारक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका परिचय करते हैं कि इन्होंने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है जो सामाजिक सुधारना के लिए। ये विधवा विवाह के पक्ष में थे, क्योंकि उस वक्त विधवा विवाह किसी भी औरत का अगर पति मर जाता है और विधवा हो जाती है तो उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी सामाजिक एक प्रथा होती थी और इसीलिए वो चाहते थे किसी भी विधवा का जीवन अच्छी तरीके से होने के लिए उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर समर्थन करते थे और इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया और विधवाओं को विवाह का विरोध करने वालों ने उनकी विरोध किया और उनका बहिष्कार भी कर दिया, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन में 1856 में अंग्रेज लोगों ने विधवा विवाह के पक्ष में विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया गया था और इसीलिए विधवा विवाह का जो विरोध करते थे उन लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर बहिष्कार डाल दिया था। मद्रास प्रेसिडेंसी तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलू ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया और उन्होंने ऐसा एक संगठन भी बना लिया था। बम्बई की अगर बात करेंगे तो यहाँ कुछ बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग थे या सुधारक थे, इन्होंने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। उत्तर भारत में भी आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि प्रथा और परंपरा का पगड़ा सभी लोगों पर होता था। रूढ़िवादी समाज इस नए कानून का विरोध करते रहे थे और इसीलिए कानून बनाने के बावजूद भी
विधवा महिलाओं का विवाह बहुत ही कम होता था। दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम और 200 साल पहले महिलाओं की परिस्थिति, इसका हम अध्ययन किया है। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।